सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अनजान जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 28 सितंबर और आज ही के दिन 1907 को इस धरा पर एक महान सपूत ने जन्म लिया था, जिनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बचपन में जब वो अपने पिताजी के साथ जाते थे खेतों में, तो वो देखते थे कि उनके पिताजी खेतों में बुआई कर रहे होते हैं। पूछते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी इससे क्या होगा, तो उनके पिताजी समझाते हैं कि बच्चा, हम खेतों की बुआई कर रहे हैं, यहाँ पर सीडिंग कर रहे हैं और इन छोटे छोटे दानों से हमको बहुत सारा अन्न मिलेगा। तो एक दिन अचानक उनके पिताजी की नजर उन पर पड़ती है भगत सिंह पर। तो देखते हैं कि भगत सिंह बंदूकों की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, बंदूकों को जमीन पर गाड़ रहे हैं। तो पूछते हैं कि तुम बंदूकों को जमीन पर क्यों गाड़ रहे हो? तो भगत सिंह बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। भगत सिंह बोलते हैं कि पिताजी, इनसे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलेंगी और इन बंदूकों की सहायता से मैं और मेरे साथी मिलकर अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाएंगे। तो ऐसी उनकी मानसिकता थी जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में यार वो फांसी के तख्त पर झूल जाते हैं। समझिएगा, 1920 के दौरान जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे, है ना, लगभग 13-14 साल की जब वो हुआ करते थे, तो गांधी जी का असहयोग जो आंदोलन था, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो उससे जुड़े बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। कॉलेज और स्कूल तक को उन्होंने त्याग दिया। कॉलेज तो खैर वो बाद में गए ही नहीं, स्कूल तक को उन्होंने त्याग दिया। और फिर धीरे धीरे उनके जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनमें शामिल होने लगे। लेकिन अचानक जब 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो उनका मन खिन्न हो जाता है और वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट मतलब उनका जो मस्तिष्क है थोड़ा सा इधर विचलित हो जाता है और उसी दौरान उनकी जो मानसिकता है वो कार्ल मार्क्स यानी कि समाजवादी विचारधारा से जुड़ जाती है। बेसिकली वैसी दो विचारधाराएं होती हैं, अभी भी हैं, आपको पता होगा, समाजवादी और पूंजीवादी। और वो पूंजीवाद का भरसक विरोध करते थे। वो नहीं मानते थे कि पूंजीवाद से कुछ भला हो सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि पूंजीवाद हमेशा अमीर और गरीब के बीच खाई उत्पन्न करता है। और ये चीज आप सभी को समझना चाहिए कि जितने भी लोग बोलते हैं कि हम भगत सिंह को मानते हैं, उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन एक तरीके का पूंजीवाद का ही एक रूप है, क्योंकि जितना अधिक प्राइवेटाइजेशन होगा पूंजीवाद को उतना अधिक प्रश्रय मिलेगा। तो भगत सिंह बिल्कुल इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि यदि यहाँ से गोरे अंग्रेज चले गए तो कल के डेट में काले अंग्रेज आने वाले हैं। काले अंग्रेज मतलब यही जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, और ये धीरे धीरे सिस्टम को इतना ज्यादा खोखला कर देंगे कि समाज में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, अमीर और गरीब के बीच खाई पड़ जाएगी। तो इसी दौरान 1924 के आसपास वो भगत सिंह जो रहते हैं चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। और उनका जो एसोसिएशन रहता है, जिसको HRA के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। इसी दौरान भगत सिंह अपनी एक सभा, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान या भारत नौजवान सभा, का गठन करते हैं और 1928 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मिलते हैं। और जब ये पुराने क्रांतिकारी जो रहते हैं, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, आपके सचिंद्र सान्याल, जब ये पकड़े जाते हैं काकोरी कांड में, तो फिर उनका संगठन जब थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, तो ये भारत नौजवान सभा को उनमें मतलब HRA में विलीन कर देते हैं और HSR यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से एक नए संगठन के रूप में इसको सामने लेकर आते हैं। और इस दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सॉन्डर्स मर्डर केस होता है ना, असेंबली में बम कांड होता है। बेसिकली जो सॉन्डर्स मर्डर केस जो रहता है वो एक प्रतिरूप रहता है, मतलब बोल सकते हो कि एक रिएक्शन रहता है जब लाला लाजपत राय को, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में आते थे, तो उनका सिर को मार कर उनको हत्या कर दी जाती है, मतलब वो मर जाते हैं, वो बेसिकली घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं, वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। तो भगत सिंह और उनके जो साथी रहते हैं बौखला जाते हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, सुखदेव है, राजगुरु है, बौखला जाते हैं और फलस्वरूप वो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, और जिसको बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। उसके पहले भी ये जब साइमन कमीशन आता है या फिर और बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ऑल, तो उनके विरोध में वो असेंबली में बम फेंकते हैं, वो और उनके मित्र बटुकेश्वर दत्त। तो बेसिकली उनका जो मकसद रहता है वो रहता है कि जो बहरे हैं, बहरे इन द सेंस जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनको सुनाना। तो बोलते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की नीड रहती है, धमाके की आवश्यकता रहती है। तो वो खाली जगह पर और ऐसी जगह पर बम फेंकते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। बेसिकली उनका मकसद रहता है कि अपने पर्चे बांटना और लोगों को जताना कि भाई हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो आप बात हमारी सुनिए करके। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, है ना, जैसे मैं नास्तिक क्यों, ऐसे बहुत सारे। बेसिकली वो प्रभावित रहते हैं कार्ल मार्क्स और इन चीजों से, तो वो उनका एक अलग मोटो रहता है। उनका मानना
मानना था, समझिएगा, उनका मानना था कि भाई जब मैं यहाँ से जाऊंगा, जब इस दुनिया से जाऊंगा, तो मेरे सामने या फिर मेरे साथ साथ अपनी माताएं, मतलब हमारी हिंदुस्तान की जो माताएं हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, भाइयों बहनों को इस क्रांति के आंदोलन में झोंक देंगी। और 23 मार्च 1931 को जब उनकी फांसी की सजा तैयार की जाती है, तो उसके पहले वो एक पत्र लिखते हैं, और सुनिएगा जरूर इस पत्र में वो क्या कहते हैं। इस पत्र में वो कहते हैं, मेरे प्यारे मित्रों, कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक से देखें सितम के इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का गिला क्या करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम जाते हैं, और आने वाले समाज के लिए एक नई पीढ़ी के लिए एक नया आंदोलन छेड़ जाते हैं कि बस माताएं आए और अपने बच्चों को इस स्वाधीनता के आंदोलन में भेजें। और इस प्रकार से वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते वो फांसी से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में केवल इतना ही। मिलते हैं हम किसी और अध्याय में, किसी और इस महान गाथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।